सीमा की शादी के कुछ साल पहले ही एक बेटी होती है जिसका नाम ईशा रखते हैं। सीमा की बेटी ईशा काली होती है, फिर भी सीमा और विशाल अपनी बेटी ईशा को बहुत प्यार करते हैं। एक दिन सीमा और विशाल अपनी बेटी के जन्मदिन पर मंदिर पहुंचते हैं। ईशा 2 साल की हो जाती है और सीमा और उसका पति मंदिर पहुंच जाते हैं। देखते हैं मंदिर के बाहर एक छोटी सी बच्ची तौलिए में लिपटी हुई रो रही होती है। अरे ये बच्ची किसकी है? ये तो बहुत रो रही है, शायद इसको भूख लगी है। आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। सीमा, मुझे लगता है कोई इसे यहाँ जानबूझ के छोड़ के चला गया। इतनी प्यारी बच्ची है, इसे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता है कोई? लगता है जिसके घर में ये हुई होगी उसे लड़के की उम्मीद होगी। विशाल, क्यों ना हम इसे अपने घर ले चले? हमारी बेटी ईशा को एक बहन मिल जाएगी और दोनों साथ में बड़ी होंगी। सीमा और विशाल मंदिर में पड़ी हुई बच्ची को अपने घर ले जाते हैं, जिसका नाम अंजलि रख देते हैं। धीरे धीरे दोनों बड़ी हो जाती हैं और जब अंजलि 5 साल की हो जाती है तो वहीं ईशा 7 साल की हो जाती है और दोनों साथ में स्कूल जाती हैं। अंजलि छोटे में गोरे होने का घमंड दिखाती है और अपनी स्कूल की सारी सहेलियों के आगे अपनी बड़ी बहन ईशा का काली होने का मजाक उड़ाती थी। ऐसे ही कुछ देर बाद, माँ, ये मेरी बहन ईशा इतनी काली क्यों है और मैं इतनी गोरी हूँ? आखिर ऐसा क्यों? मेरे और ईशा में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? चुप कर अंजलि, वो तेरी बड़ी बहन है, समझी ना तू? अगर वो कुछ बोलती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू उसे कुछ भी बोलेगी। चल अब अपनी बहन को सॉरी बोल। माँ प्लीज, मुझे कोई सॉरी नहीं बोलना। इसको मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। ईशा बेटा, तू उदास क्यों होती है? तू तो मेरी रानी बेटी है ना, मैं तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। सीमा अपनी दोनों बेटी को साथ साथ पढ़ाने के लिए उन दोनों को बराबर ही रखती थी। धीरे धीरे दोनों बड़ी हो जाती हैं। दोनों के स्कूल पूरे होने के बाद अंजलि और उसकी काली बहन ईशा दोनों समझदार हो जाती है और ईशा अपनी उम्र के साथ साथ अपनी बहन और घर में सभी को अच्छे से संभालने लग जाती है। माँ, अब मेरा कॉलेज शुरू हो गया है और कॉलेज जाने के लिए मुझे नई नई ड्रेस चाहिए। हाँ अंजलि बेटा, शॉपिंग करने तो जाएंगे, पर तेरी बड़ी बहन ईशा को किसी चीज का शौक ही नहीं है और दूसरी ओर तू है जिसे रोज नए कपड़े चाहिए। माँ, ईशा को भी पता है वो काली है, इस पर कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, इसलिए उसे कपड़े खरीदने की जरूरत ही क्या है। इसीलिए इसको कोई शौक नहीं है। अंजलि, तुम थोड़ी शर्म करो, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। काली है तो क्या हुआ, दिल की तो साफ है, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती है, तुमसे बहुत प्यार करती है। माँ, आज मैंने अपनी छोटी बहन अंजलि के लिए गाजर का हलवा बनाया है। अपनी बड़ी बहन से थोड़ा तो कुछ सीख ले। देख, उसने पहली बार कुछ बनाया है और उसने सबसे पहले तेरा फेवरेट चीज बनाया है, कुछ तो शर्म कर। शायद मेरे लाड प्यार की वजह से अंजलि बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। ईशा का इतना मजाक उड़ाती है, बल्कि वो मेरी सगी बेटी है और वो कुछ भी नहीं बोलती इसे। माँ, क्या सोच रही है आप मन ही मन में? आप भी खाइए मेरे हाथ का हलवा, खा के बताइए कैसा बना है। वो सब तो ठीक है ईशा बेटा, मैं तेरे हाथ का हलवा जरूर खाऊंगी और अच्छा ही बना होगा। मेरी बेटी ने जो बनाया है। इतनी समझदार है तू। माँ, तारीफ हो गई तो क्या, चले मार्केट, मुझे और भी बहुत काम है, मैं इसकी तरह इतनी वेली नहीं हूँ। माँ, अंजलि कहाँ जाने की बात कर रही है? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ ईशा बेटा, मैं तुझे बताने वाली ही थी, जा जल्दी से तैयार होकर आजा। आज हम दोनों तुम दोनों के लिए कपड़े लेने के लिए जा रहे हैं। माँ, क्या फर्क पड़ता है, अगर ये तैयार भी हुई तो काली ही लगेगी ना। सीमा अंजलि की बात पर गुस्से में अंजलि को जोर से थप्पड़ मारती है और अंजलि रोते रोते अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है, जिसकी वजह से मार्केट जाना सबका कैंसिल हो जाता है। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर अगली सुबह जब अंजलि कॉलेज चली जाती है और विशाल ऑफिस के लिए निकल जाता है तो ईशा अपनी माँ के कमरे में जाती है और अलमारी खोलती है। अलमारी में रखा हुआ सामने से पेपर ईशा पढ़ लेती है और अपनी माँ को बोलती है, माँ, ये क्या बात है? और मेरी छोटी बहन अंजलि मेरी सगी बहन नहीं बल्कि अडॉप्ट की गई है। माँ, आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? ईशा बेटा, ये बात मैं तुझे बताने वाली ही थी कि जब तू 2 साल की थी तो तेरे जन्मदिन पर तेरे पापा और मैंने अंजलि को गोद लिया था। कोई बात नहीं माँ, अंजलि मेरी सौतेली बहन नहीं बल्कि मैं उसे अपनी सगी बहन मानती हूँ और हमेशा उसे मानूंगी भी। उसे सगी बहन जैसा ही प्यार करूंगी। ईशा बेटा, काश अंजलि भी तेरी तरह समझदार होती और दोनों बहनें एक साथ रहती। सीमा और उसकी बेटी ईशा को बात करते हुए सीमा की पड़ोसन शीला सुन लेती है और घर में अचानक से आ जाती है। सीमा और ईशा शीला की तरफ देखकर सोचती है कहीं उन दोनों की बात शीला ने सुन तो नहीं ली। शीला दोनों की शक्ल देखकर बोलती है, क्या हुआ सीमा बहन,
मुझे देखकर दोनों माँ बेटी ऐसे चौंक क्यों गई? अरे नहीं शीला बहन, अंदर आओ। आज इतने समय बाद कैसे आना हुआ आपका? सब तो ठीक है ना? क्या बताऊँ सीमा बहन, आज सारा दिन बैठे बैठे बोर हो गई तो सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। वैसे भी काफी दिन से तुमसे फुर्सत से बात नहीं की। शुक्र है भगवान का, शीला ने को सुना नहीं हम दोनों को बात करते हुए। क्या सोच में पड़ गई सीमा बहन, चिंता में लग रही हो? कुछ नहीं शीला बहन, वो क्या है ना कि 2 दिन बाद मेरी दोनों बेटियों का जन्मदिन आ रहा है। सोच रही हूँ दोनों का जन्मदिन साथ में ही मना लूं, लेकिन कैसे क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उन दोनों बहनों की आपस में बनती ही नहीं है। सीमा बहन, ये तो हर घर की रामलीला है। आजकल की बहन बहन में कहाँ ही बनती है, और वैसे भी दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क है। सीमा अपनी दोनों बेटियों के जन्मदिन के लिए एक जैसी ड्रेस लेकर आती है और जन्मदिन वाले दिन दोनों ड्रेस पहनती है। ईशा अपनी छोटी बहन अंजलि को नई ड्रेस पहनकर देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह अंजलि, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। इस ड्रेस में बिल्कुल परी लग रही है तू। किसी की बुरी नजर ना लगे मेरी छोटी बहन को। हाय मेरी छोटी बहन कितनी प्यारी है। हाँ तो मैं हूँ ही इतनी गोरी और सुंदर, तो लगूंगी ही ना। और तुम्हें देखो, तुम वैसे ही काली लग रही हो। अरे वाह, मेरी दोनों बेटी परी लग रही हैं एकदम। दोनों को किसी की नजर ना लगे। चलो अब जल्दी से नीचे आओ, समय हो रहा है केक कट करने का। सभी मेहमान आ गए हैं। ईशा और अंजलि दोनों साथ में केक कट करके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सारे मेहमान दोनों को गिफ्ट देते हैं। अंजलि के कॉलेज के दोस्त भी आते हैं। दोनों बहनों के पास बहुत सारे गिफ्ट हो जाते हैं। अगले दिन जब दोनों बहनें गिफ्ट्स खोलती हैं और अंजलि के पास मेकअप का बहुत सारा सामान होता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईशा को भी गिफ्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। एक गिफ्ट में बिना नाम का होता है, जिसमें ईशा के लिए गोरे होने की क्रीम होती है। अंजलि वो क्रीम देखकर अपनी बहन पर हंसने लगती है और मजाक बनाती है। वैसे जिसने भी ये गिफ्ट दिया है ना तुझे, बहुत लागू होता है तुझ पर। कौन होगा जिसने मुझे ये गिफ्ट दिया होगा? माँ आपको पता है, मेरी काली बहन ईशा को गोरे होने की क्रीम दी है, और जिसने भी दी है ना, मुझे उससे मिलना होगा और थैंक यू बोलना होगा। आखिर काम आने वाली चीज दी है मेरी बहन को। सीमा अंजलि की बात सुनकर अपनी बेटी ईशा के पास जाती है। तभी अंजलि भी जा रही होती है। तभी अंजलि की नजर अलमारी के बाहर पड़े पेपर पर पड़ती है। जब वो पेपर पढ़ती है तो हैरान रह जाती है और खुद से शर्मिंदा होकर रोने लग जाती है। तभी अपनी माँ और अपनी बड़ी बहन के पास जाती है और बोलती है, माँ ये सब क्या है? और मैंने ये पेपर पर लिखा हुआ सब पढ़ लिया है। ईशा दीदी मुझे माफ कर देना, मैं आपकी सौतेली बहन हूँ। आपने मुझे कभी इस चीज का एहसास नहीं होने दिया। आपने मुझे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार दिया है। अंजलि तू मेरी छोटी बहन है और बड़ी बहन का फर्ज है उसको खुश रखना, चाहे वो सगी हो या सौतेली। अंजलि को अपनी गलती का एहसास होने के बाद ईशा को गले लगा लेती है। अंजलि अब बड़ी बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सीमा की नई नई शादी हुई थी और सीमा का ससुराल में पहला दिन था। तभी सीमा अपनी सास को कहते हुए सुन लेती है, ये शादी के पकोड़े और खाना पड़ोसी में बांट आते हैं, वरना खराब हो जाएगा और ये खाएगा भी कौन। अब ये सुनकर सीमा अपने मन ही मन सोचती है, मुझे तो शादियों का खाना बहुत पसंद है। अब किसे कहूँ कि मुझे भी भूख लगी है। ये लोग तो पूछने से रहे मुझे खाना, मैं इनको ही बोल देती हूँ। ये सोचने के बाद सीमा अपने पति से बड़े ही प्यार से कहती है, जी सुनिए, मैंने ना कल भी कुछ नहीं खाया था और मुझे भूख भी बहुत लग रही है। क्या आप शादी का बचा हुआ खाना ला देंगे? तुम्हें बासी खाना खाना है? माँ बना रही है ना ताजा खाना, अरे वो खा लेना। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, आप समझते क्यों नहीं? अब अमन भी अपनी पत्नी के लिए शादी का खाना, पकोड़े, पूड़ी, चावल सब लाकर दे देता है और सीमा भी बड़े ही चाव से उसे खा लेती है और आराम से सो जाती है। अब देर शाम सरला के घर उसकी 2 पड़ोसन कांता और बिमला का आना होता है और वो आते ही सरला से कहती है, और सरला, अब तो बहू आ गई, अब तो आराम कर ही ले। अभी तो बहू नई नई है, लेकिन बहू को अपने काबू में रखियो सरला। मेरी बहू को देखती है, काबू में नहीं रखा तो आज कितना जुबान चलाती है। अरे तो चिंता क्यों करती है, वो मेरे ही काबू में रहेगी, और अगर नहीं रही तो अपनी दुनिया अलग देखे। अब सरला ये कहते हुए अपनी बहू को आवाज लगाती है और अपनी सास की आवाज सुनकर सीमा भी अपने कमरे से निकलकर हॉल में आती है। लेकिन जैसे ही बिमला सीमा का घूंघट उठाने लगती है, वैसे ही सीमा के पेट में गुड़ गुड़ की आवाजें आने लगती है। और फिर क्या था, बिमला के घूंघट उठाने से पहले ही सीमा अपनी साड़ी उठाए भागती है
ये देखकर कांता कहती है, हाय दैया, मैंने तो सोचा ना जाने घूंघट से पहले क्या देखने वाली है सरला तेरी बहू। बताओ, ये संस्कार है तेरी बहू के। बोल सकती थी कि मुझे अर्जेंट जाना है, हम रुक जाते। वैसे ऐसे भागी भागी गई तेरी बहू, सब ठीक तो है? कहीं घर बसने से पहले खुशखबरी तो नहीं देने वाली? अरे बहू का थोड़ा पेट खराब है, लूज मोशन लगे हैं, लगता है खाना नहीं खाया होगा कई दिनों से, उपवास पर रही होगी तो हो जाता है। अब भी विमला और कांता सीमा के आने का वेट कर रहे थे और करीब 20 मिनट बाद सीमा आती है और जैसे ही सोफे पर बैठती है वैसे ही विमला सीमा को कहती है, बहू यहाँ सब अपने ही हैं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, हो जाता है, गर्मी का समय भी है। अब की बार कांता सीमा का घूंघट उठाने के लिए उठती है और अब फिर से सीमा अपनी साड़ी ऊपर करके भागती है। ये देखकर सरला अपना सर पीटते हुए कहती है, सत्यानाश करवा दिया बहू ने तो। लो जी, अब इसे फिर से आ गई। सरला, हम चलते हैं, जब तेरी बहू ठीक हो जाए तो हम आ जाएंगे तेरी बहू की मुंह दिखाई करने। अरे बस आ रही है, बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना दूं। ना ना सरला, रहने दे, कल आते हैं। वैसे देखने तो मुँह आए थे, लेकिन बहुत कुछ देख कर जा रहे हैं। अब जैसे ही कांता और विमला जाने वाले होते हैं तभी विमला और कांता देखती है कि नई नवेली बहू बिना घूंघट के ही आ रही थी और पेट पर हाथ रखे हुए थी। ये देखकर कांता कहती है, सरला समझो मुँह दिखाई हो ही गई, बहू तो सुथरी है लेकिन अभी माहौल खराब है उसका। अब पड़ोसनों के जाने के बाद सरला अपनी बहू से कहती है, बहू क्या मुंह दिखाई करवाई है, सत्यानाश कर दिया तूने सारी रस्म का। दवाई ववाई ले ले, अभी तो और लोगों को आना बाकी है, उनके सामने मत भागने लग जाइए साड़ी उठाकर। जी माँ जी, मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा दोबारा ना हो। अब मुंह दिखाई में तो सरला की बहू ने खूब बदनामी कर दी थी, इसीलिए अब कोई भी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आता तो सरला अपनी बहू को जल्दी में मुंह दिखाई करवा कर कमरे में भेज देती। लेकिन एक रोज सरला और उसकी बहू सीमा मार्केट जाते हैं और सरला एक बनिए की दुकान पर पहुंचती है और बनिया भी सरला और उसकी बहू को देखकर कहता है, आइए सरला जी, बहुत दिनों बाद आई हैं आप, और ये आपकी नई बहुरिया है, आइए यहाँ बैठिए, सामान निकलवा देता हूँ। सीमा को उसकी सास घुमाने के लिए लाई थी। हालांकि नई जगह से सीमा को घबराहट होने लगती है और सरला तो बातों में लगी थी। तभी सीमा अपनी सास के कानों में कुछ कहती है। ये सुनकर सरला अपनी बहू को कहती है, बहू ये क्या बात कर रही है, आस पड़ोस और घर वालों में तूने कम बेइज्जती करवाई है, जब यहाँ भी बेइज्जती करवाने का इरादा है तेरा। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती, ये तो मुझे घबराहट से हो रहा है ना। ये बता तू कितनी देर तक रोक सकती है इसे, मैं संभालती हूँ तेरा मामला। माँ जी, जो भी करना है जल्दी करना। हाँ। सास बहू को आपस में बातें करता देखकर बनिया सरला से कहता है, सरला जी, कोई समस्या है क्या, बताइए, कोई दिक्कत है तो। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है, बस आप सामान भिजवा दीजिएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। कोई काम आ गया क्या, चलिए, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आपके लिए। ये बोलकर जल्दी से सरला और उसकी बहू उस बनिए की दुकान से निकल जाते हैं और करीब 20 मिनट के रास्ते के लिए रिक्शा लेते हैं। लेकिन एक जगह ट्रैफिक था। ये देखकर सीमा अपनी सास सरला को कहती है, माँ जी, मुझसे और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे नहीं होगा, ऊपर से ये ट्रैफिक। चुप करके बैठ जा बहू, इतना दर्द तो तू सहन कर ही सकती है। हाँ मैम साहब, आप इतना दर्द बर्दाश्त नहीं करेंगे तो भला कैसे माँ बन पाएंगी। अरे मैं अपनी बीवी को यही कहता हूँ, दर्द तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। किसकी बात कर रहा है तू, कुछ भी बोले जा रहा है। चल रिक्शा निकाल, जल्दी जाम हट गया है। अरे अम्मा, मैं अपनी बीबी की बात कर रहा हूँ, अभी पिछले महीने ही उसका डिलीवरी हुआ है और मेरा 5वां बेटा भी। मुझे मैम साहब को देखकर अपनी जोरू की याद आ गई, सोच रहा हूँ छठवा भी कर लूँ। बड़ा ही बेशरम है रे तू, तब से बोले जा रहा है। और तुझे ये कहाँ से प्रेग्नेंट लग रही है? अम्मा, मुझे तो लगा इनकी डिलीवरी होनी है, मैंने इन्हें देखा नहीं। वैसे आज न कल ये गर्भवती हो ही जाएंगी। अगर ये पेट का दर्द नहीं सह पा रही तो आगे क्या होगा अम्मा? जाता है या अभी बताऊं? अपनी बीवी को तो बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना रखा है और मुझे ज्ञान दे रहा है। अब इसके बाद सरला अपनी बहू सीमा को लेकर घर पहुंचती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि सरला ने अगर देरी कर दी तो सीमा वहां पर दुर्घटना कर देगी। जिसके बाद वो सीमा को लेकर घर आती है और सीमा घर आते ही अपनी सास को थोड़ा सा धक्का मारकर बाथरूम की तरफ भाग जाती है और सरला भी मुंह फुलाए सोफे पर बैठ जाती है।
कुछ देर के इंतजार के बाद में सीमा पेट हल्का करके बाहर आती है और उसे बहुत चैन महसूस हो रहा था और आते ही वो अपनी सास से बोलने लगती है। माँ जी, आज तो मैंने सोचा ही था कि सत्यानाश हो जाएगा मेरा रास्ते में ही। बहू, तूने तो मुझे घर से लेकर बाहर और बाहर से रिक्शे तक लेकर बदनाम कर दिया। मैं तेरा क्या करूं? माँ जी, अब इस पर किसी का कंट्रोल तो है नहीं ना, ये भी आप अच्छे से जानती हैं। वो तो ठीक है बहू, लेकिन कभी तुझे कुछ खा पी कर लूज मोशन होते हैं तो कभी लोगों को देखकर घबराहट से। माँ जी, आपके साथ भी तो कुछ हुआ ही होगा ना, जब आप नई नवेली दुल्हन रही होंगी तो। हमारे समय की तो बात ही मत कर बहू तू। हमारे समय में तो सुबह ही औरतें शौच के लिए निकलती थी, उसके बाद कुछ भी हो जाए दिन में औरतें शौच के लिए जाती ही नहीं थी। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? मुझे सुनकर फिर से आ गई। मैं अभी आती हूँ। हाँ, आप जाना नहीं। हाँ, सत्यानाश। सरला अपना सर पीट लेती है क्योंकि सरला अब ये समझ चुकी थी कि सीमा को समझाना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है और वो ऐसे ही अपनी बहू सीमा के साथ में एडजस्ट करती रहती है। सीमा को जब भी घबराहट होती या फिर उसे कोई भी बेचैनी होने लगती तो फिर वो तुरंत वॉशरूम के लिए चली जाया करती और उसे लूज मोशन लग जाया करते और धीरे धीरे सीमा की ये दिक्कत भी सॉल्व हो जाती है। तमन्ना अपने पति रोहित, सास निम्मी और ननंद शालू के साथ एक ही घर में रहती थी। जहाँ तमन्ना हॉट, सेक्सी और सुंदर थी तो वहीं उसकी ननंद बहुत ही मोटी थी और अक्सर दोनों में लड़ाई होती रहती थी, पर दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करती थी। ऐसे ही एक दिन तमन्ना अपने पति और अपनी ननंद के साथ मूवी देखने जा रही होती है, जिसमें शालू को रेडी होने में बहुत टाइम लग जाता है, जिस पर तमन्ना अपने पति से बोलती है, अरे इतना टाइम कोई लगाता है क्या मेकअप करने में? हद ही हो गई। अरे आती ही होगी, क्यों मूड खराब कर रही हो अपना? देखना, पूरा का पूरा 1 क्विंटल मेकअप करके आएगी तुम्हारी वो मोटी बहन। बंदरिया लगेगी तब भी, नेचुरल ब्यूटी हूँ मैं तो। तमन्ना अपनी ननंद की बुराई कर ही रही होती है कि तभी वहाँ शालू आ जाती है, जिसे देखते ही वो चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद तीनों मूवी के लिए घर से बाहर निकलते हैं। तभी अचानक जोर से हवा चलने लगती है, जिस पर शालू अपनी भाभी का मजाक बनाते हुए बोलती है, भाभी आराम से, हवा बहुत तेज है, कहीं उड़ ना जाओ आप। अरे दीदी, आप हो तो सही भैंस जैसी मुझे पकड़ने के लिए। भैंस किसको बोल रही हो आप? आपका खाती हूँ क्या? अरे मेरे पति का तो खाती हो ना, मोटी कहीं की, नोच नोच के खा गई मेरे पति को। उन दोनों को लड़ता देख रोहित जाने से मना कर देता है और वो तीनों घर के अलग अलग कोने में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ निम्मो आती है और उनसे बोलती है, हाय हाय, की हो गया तानु त्रिमूर्ति नु हुने? अरे जहाँ आपकी लाडली बहू ब्यूटी क्वीन होगी वहाँ भला कौन जा सकता है? हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही माँ की लाडली ब्यूटी क्वीन, और आपको तो कूड़े के ढेर से लाए थे ना, तभी तो खिला खिला कर सांड जैसा बना दिया आपको, वो भी बिना प्यार किए। उन दोनों की लड़ाई देख निम्मो दोनों को डांट कर चुप करवा देती है। ऐसे ही रोज दोनों ननंद भाभी में छोटी छोटी बात पर युद्ध छिड़ ही जाया करता था। ऐसे ही एक दिन नाइट पार्टी के लिए शालू फोन पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, जो तमन्ना सुन लेती है। फोन पर बात करने के बाद शालू जाने के लिए तैयार होने लगती है और अपनी फेवरेट ड्रेस निकाल लेती है, जहां तमन्ना उसके पास आकर बोलती है, लगता है कहीं जा रही हो, आप कहे तो कुछ मदद करवा दूं? नो थैंक्स, और हाँ, डोंट इंटरफेयर इन माय लाइफ। इतना बोलकर शालू वहाँ से चली जाती है और तमन्ना उसके ड्रेस पर खुजली वाला पाउडर डाल देती है। थोड़ी देर बाद शालू वो ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है। कुछ ही देर बाद उसको खुजली भी होना शुरू हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, माँ देखो ना कितनी खुजली हो रही है मुझे। सभी दौड़कर वहाँ आते हैं और शालू को खुजली करता देख उससे पूछने लगते हैं, हाय नी, किसी आपा पै गया तेनू? क्यों पागलों की तरह खुरकी जा रही है? शालू को खुजली करते देख तमन्ना चुपके से हंसने लगती है
जिसे देख शालू समझ जाती है और बोलती है, माँ ये सब भाभी का किया करा है, देखो ना कितनी खुजली हो रही है मुझे। हाय हाय खसमान उखाड़िए की कांड कर दिता तू मेरी कुड़ी दे नाल। अरे मैंने कुछ नहीं किया, आपकी इस हिप्पोपोटामस ने फिर से कुछ खा लिया होगा जिससे इसे खुजली हो रही है। बातों को घुमाकर तमन्ना वहाँ से चली जाती है, पर शालू सब समझ जाती है। और ऐसे ही एक दिन तमन्ना अपने मायके जाने के लिए अपने पति को साथ चलने को बोलती है। तमन्ना और रोहित सबका आशीर्वाद लेकर निकल ही रहे होते हैं कि शालू गिरने का नाटक करती है। आ भैया, भाभी क्या हुआ? गिर गई हूँ। अरे दिख नहीं रहा क्या? मेरा मतलब है कि मेरे पैर में मोच आ गई है। अब मैं एग्जाम देने कैसे जाऊंगी? कैसे जाऊंगी मतलब? अपने पैरों से जाओगी? और कैसे? पर मेरे पैरों में मोच लगी है भाभी, और मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। अरे इतने सारे दोस्त पाल रखे हैं, अरे कब काम आएंगे वो? किसी के भी साथ चली जाना कैब बुक करके। दिख नहीं रहा? मैं और रोहित जी मेरे मायके जा रहे हैं, वो भी पूरे 2 दिन के लिए। हाय हाय रोहित किते नहीं जाएगा तेरे नाल 2 दिन वास्ते, समझ गई तू? जे तू जाना है ना तो फिर कल ही चली जा। तमन्ना अपनी ननद की वजह से मायके नहीं जा पाती, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा घर के सामान पर निकालती है और इधर उधर तोड़ फोड़ करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शालू अपनी भाभी से कहती है, भाभी मुझे ना बहुत भूख लग रही है, एक काम कर दो, मेरे लिए आलू के पराठे बना दो। तमन्ना जानबूझकर सादे पराठे बनाकर शालू को दे देती है। भाभी आलू वाले बोले थे। अरे तो क्या हुआ, ये भी तो पराठे ही हैं सुबह के, खा लो। क्या सुबह के? अरे मुझसे नहीं खाए जाएंगे, आप एक काम करो, गर्मा गर्म बना दो बस। देखते ही देखते रात हो जाती है और भूख से शालू की आवाज धीरे धीरे निकलने लगती है। भाभी बन गए पराठे तो दे दो ना। हाँ बन गए, ये लो। भाभी सादा नहीं, आलू का, इस सालू को आलू पसंद है। अरे दीदी आपने एक टाइम खाना नहीं खाया तो कितना असर हुआ है आप पर। अच्छा भाभी। हाँ दीदी मेरी बात मानो, अगर आप कुछ दिन खाना कम कर देंगी ना तो मेरी तरह हॉट एंड सेक्सी हो जाएंगी आप। शालू अपनी भाभी की बातों में आ जाती है और अपना वेट कम करने के लिए खाना खाना कम कर देती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद शालू के लिए एक सौरभ नाम के लड़के का रिश्ता आता है। सौरभ अपनी माँ फूल देवी के साथ शालू को देखने के लिए उनके घर आता है, पर सही से ना खाने की वजह से शालू अंदर से कमजोर हो जाती है। और जब सौरभ और उसकी माँ के सामने शालू चाय लेकर आती है तो वो वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाती है और पूरी गर्म चाय सौरभ के ऊपर गिर जाती है, जिससे फूल देवी भड़क कर बोलती है, अरे सकल तैता बांदरी लागा है और शरीर तय गेंडी, जानबूझ कर मेरे लाल पे चा गिरा दी तने। मेरे लाल ने जलाना चाहे ना तू। अरे तने ते मैं अपने घर की बहू तके नौकरानी कौड़ी बनाऊं, चाल लाल। फूल देवी रिश्ता तोड़कर वहाँ से चली जाती है। वहीं शालू के घर में दुख का माहौल छा जाता है, पर तमन्ना को फूल देवी की बात जरा भी पसंद नहीं आती और इन सब का दोषी वो खुद को मानती है। दीदी आप रो मत, आज जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके लिए मैं इससे भी बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी और आपको हॉट एंड स्लिम बनाने की जिम्मेदारी आज से आपकी भाभी की है। जैसा जैसा तमन्ना शालू को बोलती वो बिल्कुल वैसा ही करती। समय पर खाना खाना, योग करना, रनिंग करना, डाइटिंग करना इत्यादि वो सब कुछ शुरू कर देती है और देखते ही देखते शालू अपनी भाभी की तरह ही हॉट और सेक्सी हो जाती है। और कुछ ही दिनों बाद उसके लिए बहुत ही अच्छे से घर से मनीष नाम के लड़के का रिश्ता आता है। बहुत ही जल्दी उन दोनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद शालू अपने ससुराल में और तमन्ना अपने ससुराल में
खुशी खुशी रहने लगते हैं और जब भी वो एक दूसरे से मिलते तो पहले की तरह थोड़े से लड़ते और उसके बाद गले लगकर एक दूसरे के साथ मीठी मीठी नोक-झोंक को याद करते और फोन पर ढेरों सारी घंटों तक बातें किया करते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये हॉट भाभी और मोटी ननंद की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी ननंद भाभी? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।